नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ दादी माँ का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं बताई हूँ दादी माँ का, क्योंकि पाठ लंबा था तो इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया गया है। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दादी माँ चैप्टर को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और उसी का यह क्वेश्चन आंसर है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह से यह लिखा हुआ है, तो यह एग्जाम में आप लोगों को आएगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो इसका आंसर लिखिएगा। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठती है। मतलब दादी माँ की सभी यादें उनको सामने आ जाता है। दादी माँ उनको क्या क्या करती थी, कैसे उनका ख्याल रखती थी, साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां मतलब याद, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना, जो रामी चाची को जो उनकी दादी डांट डपट कर रही हैं पैसे के लिए, तो यह सारी बातें उनको किस तरह से याद आ जाती है, तो इसमें दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर है, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि पिताजी और भैया ने धन का सही उपयोग ना किया। मतलब क्या हुआ, उनके दादाजी जो गुजर गए थे तो सारे पैसे उनके श्राद्ध कर्म सब में और घर के खर्च में सारे पैसे लग गए, इसलिए तक पैसे की तंगी हो गई। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति उधार लेकर व्यय की, मतलब बहुत सारा श्राद्ध में भी पैसे खर्च कर दिए गए। तो आप तो इसको समझ गए होंगे, अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न क्या है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? यानी इसमें कह रहा है कि दादी माँ का स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी, सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें अच्छा लगता है। मतलब दादी माँ का सेवा वाली भावना थी, सबकी सेवा करती थी, मतलब सब कुछ साफ सफाई रखती थी, संरक्षण करती थी, परोपकारी थी, दूसरे पर दया भी करती थी, आस पड़ोस में भी सेवा करती थी जब कोई बीमार हो जाते थे। तो यह सब पक्ष सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही हैं। मतलब इन्हीं सब कारणों से लोग उनकी याद करते हैं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उनकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उनकी सहायता करना, वह पिछला ऋण माफ कर देना। आप जानते भी होंगे, पाठ पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि उसमें पिछला जो भी पैसे थे वह सारा माफ कर देती हैं। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी का प्रतीक सोने का कंगन उन्हें दे देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की सहायता करना वे अपना जीवन का कर्तव्य समझती थी। और जब घर में आर्थिक स्थिति देखी, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गया था, मतलब पैसे की काफी कमी हो गई थी, तो दादी माँ के पास जो एक सोने का कंगन था उस संदूक में से निकालकर क्या करती हैं, घर में देती हैं ताकि उसको बेचकर घर में पैसे इकट्ठे होंगे तो उससे सामान खरीदा जाएगा। तो इस तरह देखते हैं कि दादी किस तरह से अपना कर्तव्य का भी पालन करती थी। आगे कहानी से आगे है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो आप इसमें यह पूछा जा रहा है कि क्वार के समय में कैसा मौसम रहता है। तो क्वार ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी उस समय होती है। आषाढ़ में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, मतलब भयानक गर्मी और कभी कभी कुछ वर्षा होती है। माघ में क्या होता है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है। माघ जनवरी महीना में होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि जनवरी में काफी ठंड होता है। बुक में भी दिया है कि हड्डी गलाने वाली ठंड होती है। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है बच्चों। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि तो इसमें आप देंगे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 मौसम मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं, मतलब गर्म चीज खाना पसंद करते हैं, गर्म पानी भी लोग पीते हैं। फलों में सेब,
अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी और मूली आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब देखिए दूसरा है गर्मी में क्या क्या मिलते हैं, और तो इसमें आप लिख सकते हैं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, गर्म पेय का स्थान ठंडे पेय ले लेते हैं। ठंडे में तो आप देखेंगे है कि ठंडे में लोग गर्म पानी पीते थे, अब इसमें देखिएगा कि गर्मी के मौसम में लोग ठंडे पानी पीते हैं। फलों में खरबूजे खाते हैं, तरबूज, लीची व आम तथा सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। अब बरसात में देखिए क्या क्या होता है, इस मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई किस्म के आम, आलू बुखारा, खुरमानी नामक फल व सब्जियों में पालक, फलियां, बैगन, करेले, कमल, ककड़ी आदि मिलते हैं। इनके साथ गर्मी के मौसम वाले फल व सब्जियां भी बराबर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अब अनुमान कल्पना तो आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से कहानी के बारे में समझना है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी होगी कि ऋण लेना माने उधार लेना। तो अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ा होगा और उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। यह जरूरी नहीं है, फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या किसी को परिस्थितियां आती है, जैसे गांव के लोगों को निम्नलिखित परिस्थितियां में ऋण लेना पड़ता होगा, जैसे कि फसलें किसी की वजह से नष्ट हो जाने पर दूसरी फसल उगाने के लिए लोग ऋण लेते हैं, शादी ब्याह के समय ऋण लेते हैं, बच्चे के नामकरण संस्कार अथवा किसी अन्य समारोह के हेतु लोग ऋण लेते हैं, मृत्यु भोज मतलब श्राद्ध के लिए लोग ऋण लेते हैं, घर आदि बनवाने के हेतु, कभी कभार किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु, पशु खरीदने हेतु यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों और साहूकारों से मिलता होगा। अब दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चों को क्या क्या करते हैं, अपने अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें घर में होने वाले उत्सव में लोग नए कपड़े पहनते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं, यह सब। अब आगे भाषा की बात है, भाषा की बात इंपोर्टेंट है, तो नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता सन से सफेद। तो समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा गया है क्या क्या, किस चीज का, सा, सी और से का। तो 5 शब्द लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसका उत्तर है बर्फ सा ठंडा शरीर। डैश देकर लिखिएगा, बुखार उतरते ही उसका शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। या आप अपने से भी कोई बना सकते हैं, या अगर इसमें से चाहते हैं तो और अच्छा है कि आपको आसानी हो जाएगा। मिश्री सी मीठी, डैश देकर देख दीजिए कि बच्चों की मिश्री सी मीठी बातें कानों को बहुत आनंद देती हैं। अब इसका सेंटेंस बना हुआ है, वाक्य में प्रयोग है। और तीसरा है हल्दी सा पीला, डैश देकर दीजिए, घर की परेशानियां झेलते झेलते आदित्य इतना कमजोर हो गया कि उसका रंग हल्दी सा पीला लगने लगा है। भंवरे से, डैश दीजिए, भारती के बाल भंवरे से काले हैं। सागर सा गहरा, डैश देकर दीजिए, कबीर का ज्ञान सागर सा गहरा था। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। ऐसा भी आप लोगों को आएगा, तो आप किस तरह से बनाएंगे तो उसका उत्तर नीचे बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। पहला है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई ना था। दूसरा, माँ ना जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस पर देखिएगा जोर दिया गया है बोलते समय। तीसरा, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। चौथा, मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। पांचवा, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, च्यूरा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे च्यूरा को च्यूरा बोलते हैं, चुरत्र बोलते हैं, पोहा और इसी तरह छौका को छौक, तरका भी कहा जाता है। निक्सार
उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्म शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर बताइए। तो इसका उत्तर है बोलचाल की भाषा के प्रचलित शब्द व उसका हिंदी रूपांतरण। बोलचाल की भाषा के प्रचलित शब्द और हिंदी रूपांतरण देखिए इसमें किस तरह से दिया हुआ है। तो आप जैसे छोरी बोला जाता है लड़की को, आपा घमंड को, बंदा व्यक्ति को, घना अधिक, हुरक चाहत। अब बोलचाल की भाषा के प्रचलित शब्द क्या है और हिंदी रूपांतरण उसका किस तरह से किया गया है। जैसे बटेऊ बोलते हैं दामाद को, घासलेट मिट्टी का तेल को बोलते हैं, जाइयो माने जाना, भनक मतलब शक, काहे माने किस लिए। और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्न उत्तर है लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप लोगों को पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दादी माँ पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसका आंसर आप इसमें याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर है दादी माँ पाठ के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि जीवन की कुछ ऐसी यादें होती है जो कभी भी नहीं भूलती और कई यादें सीख के रूप में मनुष्य के साथ सदैव जुड़ी होती है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी आदमी का जो बचपन की यादें होती है वह कभी लोग भूलता नहीं है और कभी कभी ऐसी भी याद आती रहती है जो जीवन से संबंधित रहती है। मतलब जीवन में लोग सीखता है कि हमें इस तरह से जीना चाहिए। पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है। कुछ देर के लिए वह किस तरह से लेखक अपनी जब उनको लेटर मिलता है तो याद में खो जाते हैं जो दादी के साथ जुड़ी थी। उन यादों के समक्ष उसे इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि दादी की मृत्यु हो गई है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दादी की याद आते ही लेखक के सामने क्या तस्वीर बन जाती थी। तो इसका उत्तर है दादी की याद आते ही शरद ऋतु की शीत किरणों की भांति आंखों को सुख प्रदान करने वाली साफ और शीतल एक धुंधली सी तस्वीर बन जाती थी जो अपनत्व की मूर्ति मालूम होती थी। मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनका स्वभाव इतना शांत था, इतना शीतल था और इतनी अच्छी थी दादी कि शरद ऋतु में जिस तरह शीत की किरणें पड़ती है शरीर पर तो वह गर्मी महसूस नहीं होता है बल्कि और शीतलता देता है, ठंडक देता है। वैसा ही स्वभाव उनकी दादी का था। अब प्रश्न 3 में देखिए, दादी माँ बुखार का अंदाजा कैसे लगाती थी। तो इसका उत्तर है दादी माँ बुखार का अंदाजा हाथ से छूकर लगाती थी, कभी पेट को भी छूती थी, गले को छूती थी। इस तरह से दादी माँ बुखार का अंदाजा लगाती थी। तो आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।